जय हिंद दोस्तों। अब हम देखते हैं अपने टारगेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। क्या दिया गया था? कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं तथा इसका वर्गीकरण कीजिए। तो हम लोग सीखेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके बाद इसका वर्गीकरण करेंगे। देखते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की जो डिफिनेशन दी गई वो दो तरीके से, एक पहले पुरानी परिभाषा है, इसके बाद एक आधुनिक परिभाषा है। पुरानी परिभाषा क्या बताती है? जो कार्बन है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है? कार्बन के हाइड्रेट हैं। क्या भाई? कार्बन के हाइड्रेट। कार्बन का मतलब होगा सी, हाइड्रेट का मतलब होगा भैया OH। अगर कार्बन और OH को मिला दिया जाए तो क्या बन के तैयार होगा? कार्बोहाइड्रेट। तो बोला गया पुरानी डिफिनेशन में जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो क्या है? कार्बन के हाइड्रेट हैं, जो निम्न सूत्र का पालन करते हैं। जो क्या करते हैं भैया? निम्न सूत्र का पालन करते हैं, CxH2O क्या करते हैं? जो इस सूत्र का पालन करेंगे और जो कार्बन और हाइड्रेट के होंगे वो क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन के हाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो निम्न सूत्र का क्या करते हैं? पालन करते हैं। लेकिन क्या हुई कि आगे चल के ये डिफिनेशन जो होती है पुरानी परिभाषा वो होती भैया गलत सिद्ध हो जाती। इसका रीज़न ये है कि कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुए जो कार्बोहाइड्रेट थे लेकिन इस सूत्र का पालन नहीं करते थे, लेकिन कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक हुए जो इस सूत्र का पालन करते थे लेकिन वो वास्तव में क्या नहीं थे? कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। जैसे अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो इसके लिए अगर लिखें तो CxH2O अगर इस फार्मूले के बेस पे लिखें तो इसको लिख सकते हैं C6H2O6। तो ये क्या है? ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट है और इस सूत्र का पालन भी कर रहा है। तो ये चीज़ सही है कि हाँ भाई ये कार्बोहाइड्रेट है और ग्लूकोज ये सूत्र का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। लेकिन एक हमारे पास फार्मूला है HCHO। क्या भैया? HCHO। अब ये क्या कर रहा है? अगर इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं C1H2O(1). अब ये CHO जो है, HCHO जो है, ये इस फार्मूले का पालन तो करता है लेकिन ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये आगे चलकर ये डिफिनेशन क्या होती है भाई? गलत हो जाती है कि हाँ भाई कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुए जो वास्तव में कार्बोहाइड्रेट थे परंतु इस सूत्र का पालन नहीं करते हैं, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक और हुए जो इस सूत्र का पालन करते थे लेकिन वो वास्तव में कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। तो ये डिफिनेशन क्या होती है भाई? गलत होती। इसके बाद अब डिफिनेशन दी गई आधुनिक परिभाषा या आधुनिक डिफिनेशन दी गई। तो आधुनिक डिफिनेशन में ये बताया गया जो कार्बोहाइड्रेट में पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रॉक्सी क्या है भाई? कीटोन है। अगर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन को नाम क्या दे दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। अब आधुनिक डिफिनेशन के अनुसार ये बताया गया कि जो कार्बोहाइड्रेट होंगे वो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होंगे और पॉलीहाइड्रॉक्सी क्या होंगे? या तो कीटोन होंगे। जैसे C6H12O6, इसको अगर हम लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं OH, फिर ये भैया 1 2 3 4 5 6 CH2OH। OH H OH H OH H OH OH ये बहुत सारे क्या जुड़े हुए हैं? पॉलीहाइड्रॉक्सी मतलब OH बहुत सारे जुड़े हुए हैं और साथ में क्या जुड़ा हुआ है? CHO समूह जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार क्या होंगे? बहुत सारे OH हो जाएंगे और तो एल्डिहाइड समूह होगा या कीटोन समूह होगा। तो इस प्रकार की संरचना का नाम क्या दे देंगे हम लोग? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की आधुनिक परिभाषा ये बताती है कि कार्बोहाइड्रेट वे यौगिक होते हैं जो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी क्या होते हैं भाई? कीटोन होते हैं। तो उन प्रकार के यौगिकों को नाम दे दिया जाता है क्या भाई? कार्बोहाइड्रेट। जैसे C6H12O6, C12H22O6, C6H12O20O11 ये हो जाएगा। फिर C6H10O5। तो ये सब क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट होंगे। फिर और क्वेश्चन में था कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हम यहाँ पे भी जल अपघटन के आधार पे किए हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो जल अपघटन के आधार पे वर्गीकरण किया गया है वो मुख्य रूप से 3 भागों में किया गया है। पहला भाग है मोनोसैकेराइड कि मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं? तो वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें अधिक सरल यौगिकों में जल अपघटित नहीं किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें अधिक सरल
यौगिकों में जल अपघटित नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाएंगे, मोनोसैकेराइड कहलाएंगे। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। तो इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को और अधिक छोटे भागों में या फिर कहा जाए और अधिक जल अपघटित नहीं कर सकते, तो इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को हम लोग नाम क्या दे देंगे, मोनोसैकेराइड। दूसरे सैकेराइड की बात करते हैं, दूसरा वर्गीकरण, तो ओलिगोसैकेराइड कहलाता है। क्या कहलाता है, ओलिगोसैकेराइड। तो वह कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर 2 से 10 अणु मोनोसैकेराइड के क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर 2 से 10 अणु मोनोसैकेराइड के उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। इसके अंतर्गत डाइसैकेराइड आता है, ट्राइसैकेराइड आता है और टेट्रासैकेराइड आता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं, तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर अधिक संख्या में क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं या मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। जैसे सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया। तो इस प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट होंगे वो क्या कहलाएंगे भाई, पॉलीसैकेराइड होंगे। तो इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसको क्या करना भाई, आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपक्रिया की कोट और आणविकता में संबंध। आपको बताना है अपक्रिया की कोट और आणविकता में संबंध। तो देखते हैं अपक्रिया की कोट और आणविकता में संबंध। तो अपक्रिया की जो कोट है उसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। किसके द्वारा, प्रयोगों के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। और अपक्रिया की जो आणविकता है उसे क्रियाविद के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यह एक प्रायोगिक मान होता है। जो अपक्रिया की कोट है वो एक प्रायोगिक मान है, यह एक सैद्धांतिक मान होता है। अपक्रिया की जो कोट होती है वो शून्य, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक हो सकती है। अपक्रिया की कोट शून्य, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक हो सकती है। जो अपक्रिया की आणविकता है वो शून्य, ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होती। अपक्रिया की जो कोट है सरल व जटिल अपक्रिया की ज्ञात कर सकते हैं। अपक्रिया की कोट चाहे सरल अपक्रिया हो चाहे जटिल अपक्रिया हो तो ज्ञात की जा सकती है, लेकिन अपक्रिया की जो आणविकता है केवल सरल अपक्रिया की ही ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है जो हमें दोनों के बीच क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, उनके बारे में जानकारी देते। साथ में एक और छोटा सा क्वेश्चन है, कोलराउस का नियम लिखिए। तो कोलराउस का नियम किससे कहते हैं, तो अनंत अंतता पर मोलर चालकता धनायन तथा ऋणायन की मोलर ये 2 बार लिख गया। जो अनंत अंतता पर मोलर चालकता धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकता के योग की क्या होती है, बराबर होती है। इसे लैम्डा इन्फिनाइट m इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट पॉजिटिव प्लस का लैम्डा इन्फिनाइट निगेटिव होता है। ये कौन सा नियम हुआ, कोलराउस का नियम। तो हमारे टारगेट कंप्लीट हो रहे हैं। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, एक लुकास परीक्षण बचा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है एमीन बनाने की विधियाँ।